अम्मी कहने का मतलब है कि अम्मी अभी यहीं पे है। क्या कर रही हैं? तबीयत कैसी है अम्मी की? ठीक, फ्रेश है अल्हम्दुलिल्लाह। शुगर दोबारा चेक की है अम्मी की? अच्छा, मुझे फिक्र लगी हुई थी, मैंने कहा पता नहीं अम्मी की तबीयत ठीक हो सही। कल मेरी आई थी ना मुझे इमरान भाई की कॉल, तो मैंने तुम्हें बताना था कि मैंने उनको कहा, मैंने कहा इमरान भाई कहते हैं कि अम्मी तुम्हारी तरफ है, हम देख के गए थे, अम्मी को जी कपड़े अस्सलाम बहुत वालेकुम अच्छे क्लास। लगते हैं। अस्मा खान, हाउ आर यू? वेट 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 वेट, सॉरी क्लास, हाउ आर यू? ठीक है। अच्छा, तो आपने आई थिंक सो प्रिपरेशन तो स्टार्ट कर दी होगी। मैं कल से आपका जो है ना वैसे क्या लंग असेसमेंट थोड़ा सा कंप्लीट नहीं किया है, इसकी रेस्पिरेटरी इस माह की बारिश भी आ रही है। ठीक है। तो रेस्पिरेटरी सिस्टम को आज हम थोड़ा सा देख लेते हैं दोबारा से, क्योंकि ये लेक्चर पहले लिया हुआ है। कल आप इसको खुद से बुक में लाजमी कोशिश करें, इसको साथ ही कर लें। अच्छा, थोरेसिक केस थोरेसिक केस में एनाटॉमिकली कौन कौन से स्ट्रक्चर इंक्लूडेड हैं? जिस सबसे पहले स्टर्नम और 12 पेयर ऑफ रिब्स, thoracic vertebra,
यस। हेलो घर में रख ओके। अगर हम इंटीरियर थोरेसिक लैंडमार्क की बात करें तो सबसे पहले सुप्रास्टर्नल नोच, स्टर्नम, एंगल ऑफ लॉइस। ठीक है। अच्छा, इसकी पिक्स को थोड़ा सा आप इंक्रीज इसकी रेजोल्यूशन करें तो ये आपको बड़ी अच्छी इसमें डिस्क्रिप्शन देती है। ये स्टर्नल नॉच स्टर्नम के ऊपर जहाँ पे ट्रायंगल बन रहा है, ठीक है, मैन्यूब्रम से थोड़ा सा ऊपर स्टर्नल नोच है, फिर रिब्स हैं, फिर मैन्यूब्रम है, इसके अलावा ज़ीफार्ड प्रोसेस, कॉस्टल मार्जिन। व्हाट इज़ द कॉस्टल मार्जिन, व्हाट इज़ द कॉस्टल एंगल? कॉस्टल मार्जिन के दरमियान जो एंगल बनता है उसको आप कहते हो कॉस्टल एंगल। ठीक है जी। थोरेसिक लैंडमार्क्स, क्लेविकल आ गया, cost of the diaphragm, costal angle, costal margin, supraanal angle of Lois, cost of tension। इसको थोड़ा सा प्यार करें, आपको ये अच्छी तरह से याद होता है या नहीं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है इंटीरियर लैंडमार्क्स। इंटीरियर लैंडमार्क्स के बगैर कि आप सिस्टम असेसमेंट नहीं कर सकते। इंटीरियर लाइन एंड मार्क्स।
अच्छा, इंटीरियर इमेजिनरी लाइन की बात हो गई और अब आप बात करें अगर लेटरल एक्सिलरी लाइन की, तो सबसे पहले तो मिड एक्सिलरी लाइन है, फिर इंटीरियर एक्सिलरी लाइन है और देन पोस्टीरियर एक्सिलरी लाइन। अगर आप इस तस्वीर को बड़ा करके देखें, मिड एक्सिलरी लाइन से सामने इंटीरियर एक्सिलरी लाइन एंड देन पोस्टीरियर एक्सिलरी लाइन। अच्छा, बात हुई थी, हमने आपसे बात कहा था कि राइट एंड लेफ्ट लोब ऑफ द लंग्स। आपको पता होना चाहिए कि राइट लंग्स के 3 लोब्स होते हैं और लेफ्ट लंग्स के 2 लोब्स होती हैं, ठीक है। Posterior imaginary line and landmarks, these are also important because of when you are conducting the uh, respiratory assessment, what you are doing percussion and auscultation, आपको पता होना चाहिए कि आपका स्टेथोस्कोप और आपके हाथ कहाँ पे हैं। सो पोस्टीरियर इमेजिनरी लाइन में सबसे पहले तो इंट्रास्केपुलर नो सबसे पहले आपका जो है ना पोस्टीरियर मिड लाइन है, पोस्टीरियर मिड लाइन, देन सुप्रास्केपुलर, स्केपुला के ऊपर जो है वो सुप्रास्केपुलर और स्केपुला नीचे नीचे जो है वो इंफ्रास्केपुलर रीजन, ठीक है। और जो स्केपुला टू स्केपुला रीजन है वो इंटरस्केपुलर रीजन, ठीक हो गया। एंड स्केपुलर लाइन और पोस्टीरियर मिड लाइन, दीज आर 5 लैंडमार्क्स पोस्टीरियरली, आपको ये तैयार करने हैं, ठीक है। राइट स्केपुलर लाइन, वर्टिब्रल लाइन, अच्छा मिड लाइन भी कहते हैं और वर्टिब्रल लाइन भी कहते हैं। वर्टिब्रल लाइन बिकॉज हम जब पल्पेशन कर रहे होते हैं तो हर वर्टिब्रा सारे वर्टिब्रा को पल्पेट करके देखते हैं, ठीक है। वर्टिब्रल रीजन को हम पल्पेट कर रहे होते हैं कि इज एनी देयर टेंडरनेस या कोई पेन है, तो वो हम क्या करते हैं, उसको डॉक्यूमेंट करते हैं। पोस्टीरियर व्यू ऑफ द लोब्स, एज पोस्टीरियरली अगर देखें तो राइट लंग्स के जो पोस्टीरियर में 2 लोब भी बचते हैं, लेकिन एक लोब जो होता है वो लेटरली डिवाइड हुआ होता है, ठीक है। ये हमने पहले कर लिया हुआ पार्ट। thoracic diameter, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। हम रेस्पिरेटरी सिस्टम असेसमेंट में इंची टेप का इस्तेमाल भी कर रहे होते हैं। इंची टेप का इस्तेमाल इसलिए कर रहे होते हैं कि बाद में हम डायमीटर को और चेस्ट एक्सपेंशन की मेजरमेंट कर रहे होते हैं कि चेस्ट कितनी एक्सपेंड हो रही है ऑन इंस्पिरेशन और ऑन डिफ्यूशन जो है वो इन्फ्लेशन पे डायमीटर से मुराद है कि इंटीरियर और पोस्टीरियर डायमीटर सेम होता है, इस बात से एग्री हैं। और लेटरल का जो है इंटीरियर या पोस्टीरियर डायमीटर डबल होता है। इतनी सी अगर आपको बात ये याद रह जाती है तो ये कभी आपको भूलेगी नहीं। इंटीरियर और पोस्टीरियर डायमीटर सेम होता है
और लेटरल का डबल होता है। ये जो मैं आपको स्टेटमेंट दे रहा हूँ ये नॉर्मल चेस्ट की है, ठीक है, बच्चों के लिए नहीं है। बच्चों के लिए एंटीरियर पोस्टीरियर लेटरल डायमीटर 1:1 होता है। बच्चों में एंटीरियर टू लेटरल एंड पोस्टीरियर टू लेटरल 1:1 होता है। अगर अडल्ट क्लाइंट का 1:1 डायमीटर चेस्ट का आ जाए तो इट्स मीन इट्स अ एबनॉर्मेलिटी, ठीक है। ये एबनॉर्मेलिटी होती है चेस्ट की, जैसे बैरल शेप हो गई चेस्ट, पिजन चेस्ट हो गई, इनमें ये जो है ना चेस्ट डिफॉर्मिटीज होती हैं, ठीक हो गया। थोरेसिक कैविटी से बात करेंगे। Two distinct pleural cavities separated by the mediastinum. Pleural cavity lined by the serous membrane. एक parietal pleura और एक visceral pleura है। विजरल प्लूरा तो आपको पता है कि विजरा के ऊपर होगी प्लूरा, और parietal pleura बेसिकली parietal pleura lines chest wall and diaphragm, and visceral pleura lines the lungs. Potential space between the small amount of the lubricant and surfactant. Anatomy and physiology देखें आप अगर, conducting zone, rigid conduct for the air to reach the site of the gas exchange. Basically, these are the anatomically structures that make the contribute to for the gases exchange, जो कि कंट्रीब्यूट करती हैं गैसेस एक्सचेंज में। उनमें इंक्लूड है जी नोज है, नेजल कैविटी, फेरिंग्स, लेरिंग्स, ट्रेकिया एंड ब्रोंकाई। Bronchial tree, this is very important. The primary bronchi, left and the right, formed by the division of the trachea. ट्रेकिया जैसे ही बिफरकेट होता है राइट और लेफ्ट ब्रोंकाई में, तो मजीद उसकी कितनी डिवीजन होती है। सेकेंडरी ब्रोंकाई लोबार एंड इनसाइड द लंग, 3 on the right and 2 on the left. टर्शरी ब्रोंकाई, सेगमेंटल, फोर्थ ऑर्डर, फिफ्थ ऑर्डर, मजीद ये जो है 23 डिवीजन्स में डिवाइड होती है। एंड जो उसकी डिवीजन होती है वो ब्रोंक्यूल्स होती है, अंडर 1 मिलीमीटर इन डायमीटर। ब्रोंक्यूल्स इज अ 1 मिलीमीटर इन डायमीटर। अच्छा जी, राइट लंग हैज द 3 lobes, superior, middle and inferior. Left lung has a superior and inferior lobes. फिजियोलॉजी ऑफ रेस्पिरेशन, फिजियोलॉजी ऑफ रेस्पिरेशन अगर आपको जनरल कंसेप्ट है तो बहुत इजी है इसको अंडरस्टैंड करना, ठीक है। और अगर आप अपने आप को उलझाओगे तो उतनी मुश्किल लगने लग जाएगी, ठीक है। दिस इज वेरी इजी। व्हाट इज द इंस्पायरेशन एंड एक्सपायरेशन? सबसे पहले एक्सपायरेशन देखेंगे। एक्सपायरेशन जो है ना वो पैसिव प्रोसेस है, इसमें एनर्जी रिक्वायर्ड नहीं होती है, ठीक है। एक्सपायरेशन में आपके लंग साइज छोटा होता है, डायाफ्राम जो है वो ऊपर को मूव करता है, इसमें क्योंकि लंग्स का प्रेशर ज़्यादा होता है और बाहर एयर का प्रेशर कम होता है। एयर हमेशा गुब्बारे से हवा जो है वो हमेशा क्या होती है,
जब भरते वक्त तो आपको एफर्ट लगानी पड़ती है, लेकिन बलून से एयर रिलीज करते वक्त आपको किसी एनर्जी की ज़रूरत नहीं होती, वो ऑटोमेटिकली खुद ही रिलीज हो जाता है। साइमल्टेनियसली इसी तरह से जब डायफ्राम ऊपर को मूव करता है, अंदर प्रेशर ज़्यादा होता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम होता है। डायफ्राम ने प्रेशर लगाया और एनर्जी भी आपकी कंजर्व रही, एनर्जी भी ज़्यादा नहीं लगी। ये दैट्स वाई कि ये पैसिव प्रोसेस होता है, इसमें एयर जो है वो बाहर निकल जाती है एटमॉस्फेयर में, और उस वक्त तक जब इंटरनल और एक्सटर्नल जो प्रेशर है वो इक्वल नहीं हो जाता। दिस इज अ expiration. Expiration is a passive. Diaphragm relax elastic forces within the chest cage. Abdomen cause it to come up, dome up. Accessory muscles, abdominal and internal intercostal. Inspiration, air from the atmosphere into lungs. Inspiration accomplished by movement of diaphragm muscles, intercostal and neck. Diaphragm move down. अच्छा जी, ये क्या है जी? इंस्पायरेशन। अब आए जी आप इंस्पायरेशन की तरफ। इंस्पायरेशन में क्या होता है कि आपने नेचर के नेचुरल फिनोमेना के उल्ट काम करना है। आपने बाहर वाली एयर को, जिसका प्रेशर ज़्यादा है, जिसका प्रेशर इक्वल है, आपने ज़बरदस्ती अंदर लंग्स में लेके जानी है एयर। ठीक है, इसमें क्या होगा, ये एक एक्टिव प्रोसेस है। इसमें आपका डायफ्राम जो है वो नीचे की तरफ मूव होगा, लंग एक्सपैंड करेंगे, इंटरकॉस्टल मसल्स और सारे मसल्स यूज होंगे। ठीक है, डायफ्राम में, और चेस्ट का साइज, जो लंग्स का साइज है वो इंक्रीज होगा। इंस्पायरेशन इज द फॉर्म ऑफ द एटमॉस्फेरिक इनटू द inspiration accompanied by the diaphragm muscles, intercostal and neck, change in the intrathoracic pressure. Yes, diaphragm move down and retracts, the intercostal and the neck muscles expand. जो हमने आपकी थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग डेवलप करने की कोशिश की है, ठीक है, वही कुछ है, कंसेप्ट वही है, कोई इसमें कोई बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट बात नहीं की। ब्रीदिंग, ब्रीदिंग इज अ इंस्पायरेशन एंड एक्सपायरेशन। ठीक है, फोर फंक्शन ऑफ द रेस्पिरेटरी सिस्टम। रेस्पिरेटरी सिस्टम के फंक्शंस क्या हैं जी? सबसे पहले सप्लाई ऑफ द ऑक्सीजन टू द बॉडी for the energy production, remove of the carbon dioxide as the waste product of the energy reactions, maintains homeostasis of the arterial blood and maintain the heat exchange, normal stimulus to breath, hypercapnia and hypoxemia. Four functions of the respiratory system. सबसे पहला फंक्शन है जी सप्लाई ऑफ द ऑक्सीजन टू द बॉडी फॉर एनर्जी प्रोडक्शन, remove the carbon dioxide as a waste product of the energy reactions, maintains homeostasis of the arterial blood, acid-base balance, maintains the heat exchange and normal stimulus to breathe. The equipments you need to conduct the respiratory system assessment are stethoscope, tape measure, pen are the washable marker, examination gloves, wraps, examination light and face masks. These are the necessary equipment you need for to conduct the respiratory system assessment.
Health history plays a very important role while you are conducting respiratory system assessment. You can ask any risk factor of the respiratory disease. For example, any history of smoking. If you take the history regarding the smoking, you can ask the pack years and how many years you have been smoking and exposure to the smoky environment. Any history of attendant attempts to quit and method and result, sedentary lifestyle, immobilization, your age, environmental, any exposure, dust, chemical, asbestos, air pollution, obesity, family history, present health status is upper respiratory infection, allergies, and recent screen are the diagnostic assessment, last chest X-ray, medication, and any treatment use of aerosols for or inhalants for any purpose, exercise tolerance, and how soon do vital returns to the normal after exercise. If you have a problem to exertion की अगर आपको प्रॉब्लम है आपका सांस फूल जाता है तो कितनी देर बाद आपका सांस जो है ना वो ठीक हो जाता है आपने अपने क्लाइंट से ये सारी हिस्ट्री ले लेनी है ठीक है हिस्ट्री ऑफ प्रेजेंट इलनेस एंड कफ की कितनी टाइप्स होती हैं सिम्पटम एनालिसिस में आपको मैंने दिया था बट यू हैव नॉट कंप्लीटेड दिस कफ में कफ टाइप क्या है ड्राई है मॉइस्ट है वेट है प्रोडक्टिव है हॉरेज है हिकिंग barking and whooping. Onset, duration, its subside, pattern क्या है activity time of the day, weather पे बाद ये होते हैं कि गर्मियों में कफ हो जाती है ठंड में कफ हो जाती है ठीक है आपने ये हिस्ट्री लेनी है एंड severity effects on activities of daily living and the disease any associated symptom and treatment and effectiveness symptoms sputum any amount and the color these are very important for example in asthma में sputum का कलर ग्रीन होता है COPD में क्या होता है येलो होता है और ब्लड स्टिक्स में और pulmonary edema में what the if the patient has a white color sputum कब होता है blood stick कब होता है येलो कब होता है ग्रीन कब होता है तो ये आपने अपने क्लाइंट से पूछना है और आपको इसमें पता होना चाहिए कौन सी डिजीज में स्प्यूटम कलर कैसे चेंज होता है History of present illness, shortness of breath is onset sudden or its gradual, frequency intermittent or the persistent, pattern when where, condition color, relationship to the exercise and the time of the day, eating, wheezing, severity and effect on the activity, response to the treatment and other items for shortness of breath, orthopnea, tupilo, proximal nocturnal dyspnea, past history में respiratory infections or disease, trauma, surgery, chronic condition of the other symptoms. Family health history में tuberculosis, emphysema, lung cancer, allergies, asthma, other consideration में employment से मुराद हो सकता है कि उसका जो ऑक्यूपेशन या उसकी जॉब या इस तरह की नहीं है तो बहुत ज़्यादा स्ट्रेस है तो वो स्मोकिंग बहुत ज़्यादा करता है क्लाइंट आपका या स्मोकी एरिया ऐसे इलाके में रहता है जहाँ पे लोग बहुत ज़्यादा स्मोकिंग करते हैं ठीक है इस हवाले से एंड प्लेस एक्सपोयर करंट और द पोस्टल रेजिडेंशियल ट्रैवल एंड द हॉबीज़ सब्जेक्टिव डाटा आपको क्लाइंट रेस्पिरेटरी सिस्टम से प्रॉब्लम से रिलेटेड जो है ना वो डाटा देता है जी मुझे चेस्ट पेन है मुझे शॉर्टनेस
मुझे मैं खड़ा होता हूँ